दिल खुश कर देता। जी हाँ, आज के निबंध के पेपर को देखकर मेरे दिल से अगर कोई पहली लाइन निकली है तो वो यही निकली है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अपूर्वा राजपूत और आप लोग जानते हैं कि आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस का पहला पेपर यानी कि एसए का निबंध का पेपर था। और दोस्तों, ये जो निबंध का पेपर था ये वास्तव में एक थोड़ा सा कठिन पेपर माना जाता है, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या पता कौन से विषयों से निबंध आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो 2022 के निबंध का पेपर हुआ है ना, ये बहुत ही अच्छा आया है। और अगर मैं कहूँगी तो पिछले साल 2021 में जो पूरा फिलोसॉफी भर के रखा था ना निबंध के पेपर में, उससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस बार जो टॉपिक दिए गए हैं उनमें कंटेंट आप भर भर के लिख सकते थे। इस बार मैं ये कहूंगी कि कंपटीशन बहुत आई है, क्योंकि टॉपिक ऐसे हैं कि इन पर कोई भी आम व्यक्ति निबंध लिख सकता है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब दूसरों से बेहतर हो आपका निबंध, ये कोशिश करनी है। इस बार आपकी राइटिंग स्किल और जिसे मैं कहती हूँ ना, आपका एक्सपीरियंस जांचा जाएगा। देखिए, ये जो निबंध का पेपर होता है ये आप लोगों को 250 नंबर का 250 मार्क्स का मिलता है, जिनमें एक निबंध आपको 125 मार्क्स के लिए लिखना है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे दो सेक्शन दिए जाते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इन दोनों सेक्शंस में आपको चार चार टॉपिक दिए जाते हैं। इन चार चार टॉपिक में से आपको किसी भी एक टॉपिक पर जो निबंध है वो लिखना होता है। और अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो एक टॉपिक आप चुनेंगे उस पे आपको 1000 से 1200 शब्दों में, 1000 से 1200 शब्दों के बीच में, इस वर्ड लिमिट में आपको एक निबंध लिखना होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है, तो आपके पास लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटा है एक निबंध के बारे में लिखने के लिए। तो आप आराम से सोच सकते हैं। आपको सोचना है, सोच के अपने माइंड में फ्रेमिंग करनी है कि भाई कुछ कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहे हैं, कौन सा पॉइंट मुझे पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, कौन सा मुझे बीच के कंटेंट में लिखना है। इस हिसाब से आप आराम से निबंध को लिख सकते थे। चलिए, तो मैं जानती हूँ कि आप सबसे पहले टॉपिक देखना चाहते हैं, और आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सेक्शन ए में से आप कौन सा टॉपिक चुनते और सेक्शन बी में से आप कौन सा टॉपिक चुनते। दोस्तों, खंड ए में आपको जो 4 टॉपिक दिए गए हैं उनमें पहला है आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत ही इजी वाला टॉपिक है। अगर मैं इसको बोलूं तो एक कॉलेज लेवल का टॉपिक है। बस इसमें आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी थी, और वो बात आपको क्या ध्यान रखनी थी, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये था कि आपसे बोला है आर्थिक समृद्धि। फॉरेस्ट आर दी बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। आपको यहाँ पे वनों का गुणगान करना है, तो वो आप वो 5वीं क्लास के स्टैंडर्ड से नहीं कर सकते। वन हमारा जीवन है, वन से हमको ये मिलता है, वो मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, ये सब नहीं लिखना था। आपको यहाँ पर जो वन है, जो फॉरेस्ट है, उनसे किस प्रकार से हमारा देश, हमारा विश्व आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकता है, वो लिखना था। तो यहाँ पे आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते थे। आपको यहाँ पर शुरुआत करनी थी कुछ आप रिपोर्ट्स से शुरुआत कर सकते थे। आपको इन्वायरमेंट की क्लास में जो मैं करंट अफेयर्स में अलग अलग फैक्ट बताती हूँ, किसी भी फैक्ट से आप शुरुआत कर सकते थे कि किस तरीके से अगर हम वनों को रखते हैं तो हमें जो कार्बन सिंक है वो बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके माध्यम से हमें क्लाइमेट चेंज पे बहुत कम खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पे आप जलवायु वित्त, जो क्लाइमेट फाइनेंस है, उसके बारे में जिक्र कर सकते थे कि क्या होता है दोस्तों, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्लाइमेट फाइनेंस के लिए ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करोगे यहाँ पे ना भाई, आप लोग ये कर सकते हो कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है ये आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा, और इसकी बजाय आप क्या करेंगे, इसकी बजाय वो जो पैसा है वो आप दूसरी चीज़ों में, हमारे देश के विकास में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते थे कि किस तरीके से हमारे देश में अगर वन रहेंगे तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। इसके अलावा आप देख सकते थे कि वनों के माध्यम से किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है पूरे देश के लिए, पूरे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है। बस ये लिखना था आपको, बहुत ही अकॉर्डिंग टू मी आसान था। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ये जो चारों टॉपिक थे इनमें सबसे इजी यही वाला था। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे बात करती हूँ सेकेंड टॉपिक की। ध्यान से सुनिए। कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। पोएट्स आर दी
अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही खूबसूरत विषय है दोस्तों। इस विषय को मुझ जैसे जो कवि प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो तो मतलब बड़ी मोहब्बत की निगाहों से देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे दोस्तों कवियों का वर्णन करना है आपको। शायद आप में से किसी का अगर हिंदी लिटरेचर है या फिर इंग्लिश लिटरेचर भी है, आप किसी साहित्यिक बैकग्राउंड से आते हैं, तब तो फिर बल्ले बल्ले है जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कवि को विधायक कहा गया है। विधायक मतलब वो ऐसे एमएलए से तुलना मत करना तुम्हारे जिले वाले। विधायक का मतलब क्या होता है दोस्तों? विधायक का मतलब होता है कानून बनाने वाला। विधायक का मतलब होता है विधान बनाने वाला, कानून बनाने वाला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कवि को संसार का विधायक बोला है। मतलब कि जो कवि होते हैं वो हमारे संसार के लिए कुछ विधान बनाते हैं, और ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आप कबीर की बात कर लें या फिर आप किसी अंग्रेजी पोएट की बात कर लें, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का दर्पण होते हैं दोस्तों। गंभीर से गंभीर मुद्दा हो जिसके बारे में शायद कई बार हम प्रत्यक्ष शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन एक कविता में उसी चीज को तुकबंदी के माध्यम से या फिर जिसे हम कहते हैं ना अलंकारों से सुसज्जित करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से कह पाते हैं। हमारे समाज की बहुत सी बुराइयां हैं जिन्हें कबीर दास ने अपनी कविताओं में बहुत ही आसानी से लिखा है। आप देख सकते हैं कि वीर रस की, ओज रस की, करुण रस की न जाने कितनी कविताएं होती हैं जिनके माध्यम से कवि हमारे संसार को, हमारे संसार के लोगों को एक दर्पण दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे, और लिखते समय आप बीच बीच में एक या दो जो कुछ पंक्तियां हैं जिनसे आपको लगता है कि हाँ भाई इन्होंने हमारे संसार को कुछ सिखाया है, वो भी लिख सकते थे। बहुत ही अच्छा विषय है। अगले विषय की तरफ चलती हूँ। इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का सिलसिला है। थोड़ा सा एक सोचने वाला टॉपिक है। अगर आपको लगता है कि आप इसे लिख सकते हैं तो आपको इसे चुनना चाहिए था, वरना बाकी के 3 टॉपिक इससे ज़्यादा आसान है। दोस्तों ये विषय बहुत ही अच्छा है। ये कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वाले लोग होते हैं ना, फिलोसॉफिकल ऑप्शनल, वो लोग भी थोड़ा चुन सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का सिलसिला है। मतलब हिस्ट्री में हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि जो वैज्ञानिक मनुष्य हैं, वैज्ञानिक मनुष्य मतलब जो तर्क के आधार पे चलते हैं, जो लॉजिक के आधार पे चलते हैं, उन मनुष्यों का रूमानी मनुष्य मतलब कि जो थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बातें करती हैं, उनके ऊपर विजय का सिलसिला है। मतलब कि रूमानी मनुष्य जो कहते हैं ना, हम थोड़ी सी अनसाइंटिफिक, या फिर हम कहते हैं कि भाई ये तो बस अपनी फिलोसॉफी में डूबा हुआ है, उस तरीके के लोगों का, और उस तरीके के लोगों पर जो लॉजिकल लोग हैं ना, उनकी विजय का सिलसिला है। इसमें आप बहुत सारे लोगों का एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ के सिनेरियो को लेकर के, वो किस तरीके से विजय प्राप्त करते हैं। इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इन तीनों में से ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक था। अब बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की तरफ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो दोस्तों चौथा टॉपिक है ना, इस पे आपने अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में भी बहुत निबंध लिखे हैं। बस यहाँ पर बात ये है कि इस समय जो आपको चौथा टॉपिक दिया गया है ना, इसके लिए जो एक लाइन है, जो सेंटेंस है, वो बहुत खूबसूरत है। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वो होता ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है। A ship in a harbor is safe, but that is not what ship is for. दोस्तों हम लोग कई बार बात करते हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। हम कई बार ये कहते हैं कि माँ बाप को अगर अपने बच्चों का विकास करना है तो उन्हें खुद से थोड़ा सा दूर करना होगा। हम कहते हैं कि अगर चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहती है तो उसे खुद अपने घोंसले से उन बच्चों को बाहर फेंकना होगा, तभी वो उड़ना सीख पाएंगे। बस यही बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी। यहाँ पे आपको बताना था कि अगर कोई भी व्यक्ति रिस्क से बचना चाहता है, जो हम सुनते हैं ना, नाव बनता है रिस्क से, बस उसी को आपको यहाँ पे एलॉबरेट करना था कि भाई इस दुनिया में जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता वह सफलता की मंजिल चल ही नहीं सकता। यहाँ पर आपको लिखना था कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी होता है कि वह वास्तविक परिस्थितियों में उतरे। एक जहाज अगर बंदरगाह पर खड़ा रहेगा तो वो ना तो डूबेगा, ना टूटेगा, ना उसको किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसके जीवन की सार्थकता ही क्या रहेगी, है ना?
उसी तरीके से आपको देखना है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए उसे जोखिमों में उतरना पड़ेगा। इसके लिए आप बड़े बड़े बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियंस का भी उदाहरण देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा विषय है ये, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैं बात करती हूँ सेक्शन बी की। सेक्शन बी के भी जो टॉपिक हैं वो अच्छे हैं। पहला टॉपिक है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। दोस्तों आप लोगों ने कई बार सुना है कि इस दुनिया में हर चीज का एक सही समय होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो ये वही टॉपिक है दोस्तों जिसे कई बार आप अपने घर में मम्मी से डांट खाते हुए सुनते हैं, है ना। जैसे मम्मी कहती है ना कि भाई तू तो मतलब मुझसे तो कहती है, तू इतनी आलसी है कि जब कहीं पर आग लगेगी ना तब तू कुआं खोदने जाएगी। भाई सीधी बात है, आग लगी, आप कुआं खोदेगी, कब पानी निकलेगा। तो वैसे ही आपको देखना है कि अगर आपको अपने छप्पर की, अगर आपको अपने रूफ को रिपेयर करना है तो आप उसे तब नहीं करेंगे जब बारिश आने लगेगी। बारिश में बैठ के उसको रिपेयर करोगे क्या? आपको बस पता है कि बारिश आने वाली है तो आप उसको पहले रिपेयर करके रखते हो। बस वैसे ही आपको ये देखना है कि इस दुनिया में हर चीज को करने का एक सही समय होता है। अगर आप उस सही समय से चूक जाएंगे तो फिर आप उसे कब करेंगे। जैसे कई लोग कहेंगे कि भाई हम मेंस की तैयारी प्रीलिम्स को पास करने के बाद करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से साथ में करनी होती है। आप यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का उदाहरण भी दे सकते थे, आप यहाँ पर बता सकते थे। जैसे अभी ट्विन टावर गिरा, है ना। तो दोस्तों आपके जो कमेंट है, मैंने आपको जब भी पढ़ाया तो आप लोग कह रहे थे ना कि मैडम यहाँ पे सरकार को जब वो पूरा टावर बन गया उसके बाद एक्शन लेना पड़ा। क्या हमारी कानून व्यवस्था को इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए कि हम पहले ही उसके प्रति एक्शन ले लें, है ना। उस ट्विन टावर को बनने ही नहीं देते, इतना नुकसान होता ही नहीं। इसके अलावा आप देखते हैं कि दोस्तों हमारी सरकार तब जागती है जब कोई भी अपराध हो जाता है, फिर चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो, आतंकवाद हो। तो इसके लिए हमें पहले से ही सिक्योरिटी बनानी होगी। इसके अलावा किसी व्यक्तिगत जीवन का भी आप उदाहरण दे सकते थे कि सफलता के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। ठीक है, बहुत मतलब आसान और अच्छा विषय है। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। दोस्तों अगर आप किसी काम को छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो आप दोबारा उसी नदी में नहीं उतर सकते। इस विषय को भी आप बहुत ही आसानी से लिख सकते थे। अगला है, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। अ स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लाइन है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। इस बार का जो निबंध का टॉपिक है ना, मैं पर्सनली बैठकर इन सारे टॉपिक पे एक एक बार लिखने वाली हूँ। इन 8 टॉपिक पे लिखूंगी मैं अपनी खुशी के लिए। आप लोगों से भी मैं कहूंगी कि इन 8 टॉपिक पे आप निबंध लिखना। एक दिन में भले ही 3 लिखना, 2-3 दिन में लिखना। अपन एक स्पेशल क्लास करेंगे और अन अकेडमी की क्लास में, नहीं आया अन अकेडमी पे कोई बात नहीं, फ्री क्लास में आ जाना या फिर अपूर्वा 2-3 का यूज़ करके मेरी प्लस क्लास में आ जाना। वहाँ पे ना हम आप सबके निबंध को थोड़ा सा एक बार एनालाइज करेंगे। हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। दोस्तों क्या होता है ना, हम कहते हैं कि भाई मुसीबत तो सब पे आती है, फिर चाहे आप उसको हंस के सहो या फिर रो के सहो। तो आपको यही चीज़ देखनी है कि दोस्तों इस दुनिया में हमें कई बार असमंजस का सामना करना पड़ेगा। या तो आप उसके ऊपर रो सकते हैं या फिर आप सोच सकते हैं कि भाई ये मेरे ऊपर क्यों आया, भगवान मैं इस सिचुएशन में क्यों गया, ये सब सोचते रहो। या फिर आप एक मुस्कुराहट के साथ उसका हल सोचो, है ना। अगर हम खुश हैं, हम मुस्कुरा करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है इसका अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। दोस्तों अगर आप किसी चीज को कर रहे हो लेकिन आपको उसको ना करने के कुछ रीजंस हैं, कुछ विकल्प हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे विकल्प सही है और अभी जो आप कर रहे हो वो गलत है। इस बात पे हम लोग अपनी क्लास में कई बार डिस्कशन करते हैं कि आपके पास एक है कि भाई आपको यूपीएससी क्रैक करनी है, वो आपका गोल है। लेकिन आपके पास कुछ ऑप्शन है कि मैम हमने इंजीनियरिंग की है, हम किसी प्राइवेट नौकरी को कर सकते हैं इंजीनियर के रूप में, मतलब इंजीनियर के रूप में पेट तो पाल ही सकते हैं। बट गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गोल पे पूरा ध्यान नहीं देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई विकल्प है तो वो विकल्प सही हो, है ना।
हम कहते हैं ना कि विकल्प आपको कमज़ोर बना देते हैं। जैसे कहा जाता है कि राजा ने अपनी नाव के वापस लौटने के मतलब अपनी सेना के वापस लौटने के सारे साधनों को ख़त्म करने के लिए सारी नाव जला दी थी कि अब या तो जीतो या मरो। तो इस तरीके से कई बार हम सोचते हैं कि विकल्प का ना होना ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कुछ विकल्प हैं, आपके पास कुछ ऑप्शन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मेन चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे, है ना? तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो सेक्शन बी है, इसमें आप ये वाला चुन सकते थे, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट चुनिंदा साधन है, और सबसे ईजी था, छप्पन मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। ये सबसे ईजी था। और सेक्शन वन में तो बहुत सारे ईजी थे, लाइक कवि संसार का विधायक है, ये जिन लोगों की राइटिंग स्किल है वो लिख सकते थे। एक ये भी बहुत ईजी था, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, लेकिन वो इसके लिए नहीं होता। आर्थिक समृद्धि के लिए वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ईजी था। सो दोस्तों, इस बार जो निबंध का पेपर है, ये मतलब अनप्रिडिक्टेबल नहीं था, मतलब काफ़ी अच्छे टॉपिक्स थे। आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में, अनअकैडमी की प्लस क्लास में, और इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी कल, जब हम लोग एनालाइज करेंगे GS1 का पेपर। थैंक यू।